अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारी कुछ एग्जांपल्स ऐसी रही थी कि या तो आपके पास जो है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ करता था, यानी राइट हैंड साइड पे अगर आप रिकॉल करें, या तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था आपके पास, या फिर आपके पास जो है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, या फिर जो है वो आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन था। यानी ये तीन केसेस थे आपके पास के सेपरेटली हमने देखे थे, जिसमें क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हो तो हमें डी रिप्लेस करना होता है, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा हो तो शिफ्ट थ्योरम लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो डी स्क्वायर रिप्लेस करना होता है, और अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा हो तो आपको दो फार्मूला है, दो डायरेक्ट फार्मूला है, हमने जो है वो पढ़े थे। इसी तरीके से अलजेब्राइक फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर को आपको एक्सपेंड करना होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से, और फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके वन बाय वन टर्म, वन टू वन टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्राइक टू बाइनोमियल फंक्शन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता था। ना कुछ केसेस अगर आप थोड़ा सा जहन में रखें कि ये बज़ाहिर, क्योंकि मुझे एक एग्ज़ाम्पल आपको समझानी है कि वर्किंग होती किस तरह से है, तो इसीलिए जो है वो ये एग्ज़ाम्पल्स एक दो एग्ज़ाम्पल इस तरह से बता रहे हैं, वरना इसमें कोई ख़ास नई चीज़ नहीं आने वाली। देखें, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं आपसे कहूँ इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2x dx, तो आपको मालूम है ये कि एक्सपोनेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 + c हो जाता है। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx अगर कहा जाए तो ये आपके मालूम है कि ये हो जाता है माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 + c। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम कहें कि इंटीग्रल ऑफ x² + 1 dx, तो ये आपको मालूम है ये हो जाता है x³ डिवाइड बाई 3 + x + c। यानी यहाँ ये सेपरेटली इंटीग्रल जो है वो अप्लाई हो रहे थे। लेकिन ज़रा रिकॉल करें कि अगर इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ 2x + sin 3x पर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है वो इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे दोनों के ऊपर। जिस तरह यहाँ इंटीग्रल ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल पार्ट, यानी कि डिनोमिनेटर में जो डी था वो ब्रेक हो जाएगा आपके अलग अलग फंक्शन में, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो इसीलिए सेपरेटली आप जो है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिज़ल्ट वही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 + c। ठीक है, तो ये यानी हुआ क्या कि दो फंक्शन अगर मैंने ऐड कर दिए तो इंटीग्रल जो है वो अप्लाई हो गया यहाँ पर। यानी बेसिकली ये केस कुछ बना आपके पास एडिशन का। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्शन होती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आया था, बस सिर्फ ये फ़र्क होता है। यानी एडिशन के अंदर ही सब्ट्रैक्शन जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ केसेस आपके पास इस तरह होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए अलजेब्राइक फंक्शन से, नाउ इन दैट केस यू विल हैव टू अप्लाई बाय पार्ट्स। यहाँ पर आपके पास कोई एक टेक्निक थी कि आप बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, जबकि हमारे इसमें यानी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन वाले पार्ट में जब इंटीग्रल पार्ट आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो किस तरह से वर्किंग होती है ये हम देखेंगे, केस टू केस जो है ना हम इसको समझेंगे। देखिए, फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि हमें केस समझना है एडिशन के। ठीक है, केसेस ऑफ एडिशन अगर हम कहें, एडिशन के अंदर क्या क्या मुमकिन हो सकता है। या तो आपके पास दो के लिए अगर दो फंक्शन आपके पास ऐड हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक्सपोनेंट प्लस एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक्सपोनेंट प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, या फिर एक्सपोनेंट प्लस अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से या फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस अलजेब्राइक हो जाएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल हो, बात एक ही है। या फिर आपके पास क्या हो सकता है कि अलजेब्राइक प्लस एक्सपोनेंशियल, ये भी यहाँ पे आ गया, अलजेब्राइक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ आ गया। लेकिन अलजेब्राइक प्लस अलजेब्राइक अगर मैं कहूँ, यानी अगर ये केस हो अलजेब्राइक प्लस अलजेब्राइक फंक्शन, तो ये तो एक सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन है ना। यानी अगर मैं कहूँ x² + 2x + x³, तो दो अलजेब्राइक फंक्शन है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं सिंपली x³ + x² + 2x।
तो सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन। बेसिकली हम ये वाला केस तो एडिशन का नहीं देखेंगे। हाँ, ये जो 5 केसेस आपके पास लिखे जा रहे हैं इसमें से हम 1 या 2 एग्जाम्पल कोई सी देख लेंगे कि एडिशन के अंदर जो है वो किस तरीके से वर्किंग की जाती है। अच्छा, जहन में रखिएगा ये जो केसेस मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये केसेस के हवाले से जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपके पास जो है वो इंटीग्रल पार्ट के रिस्पेक्ट से, यानी वो जो था ना हमारे पास के जनरल सॉल्यूशन जो है वो जनरल सॉल्यूशन यानी y वो हमेशा हुआ करता है yc प्लस yp यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ये केसेस पर्टिकुलर इंटीग्रल के हवाले से, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल आ जाए या पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए या इस तरह से, यानी इन केसेस के अंदर अगर आपको वर्किंग करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। तो अलजेब्राइक प्लस अलजेब्राइक को तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो वही वाला केस है जो अलजेब्राइक के अंदर हम कवर कर चुके हैं। बाकी इन 5 केसेस में से 1 या 2 केसेस मैं आपको समझाया, तो मतलब बिल्कुल सिंपल ये है कि जिस तरह यहाँ इंटीग्रल आपने ब्रेक कर दिया था दोनों में, यानी जिस तरह एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया, इसी तरीके से इंटीग्रल पार्ट को आप जो है वो किसी भी 2 पे ब्रेक कर देंगे। फ़र्ज़ करें ये केस हो, तो इस केस में क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल पे इंटीग्रल पार्ट आएगा और अलजेब्राइक पे इंटीग्रल पार्ट आएगा। एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए या तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो शिफ्ट थ्योरम लगाएंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्टली डी को रिप्लेस कर देंगे। अलजेब्राइक के इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, यानी सेपरेटली बस 2 टर्म के अलग एक साथ कंबाइन वर्किंग जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, यानी जो काम हम पहले करते हुए आ रहे थे वही काम हमें यहाँ पे करना है, लेकिन दोनों फंक्शंस को साथ लेते हुए करना है। तो कोई एग्जांपल देख लेते हैं, 1 या 2 एग्जांपल, ताकि एडिशन के केसेस जो है वो हमें समझ में आ सकें। ओके, तो ये एग्जांपल देखें। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर कुछ इस तरह से हो कि d² यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d² डिवाइड बाई dx² माइनस 2 dy बाई dx प्लस 3y माइनस 2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 इंटू साइन x। ये एक एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी है। बस इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारा जो भी फंक्शन होगा वो राइट हैंड साइड पे लिखा होना ज़रूरी है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका y वाला पार्ट हो, यानी जिससे आप जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर बना सकते हो, और राइट हैंड साइड पे आपके फंक्शन हो। तो पहले तो इसको हम जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि हम इसे लिख सकते हैं d² y माइनस 2dy प्लस 3y, ये हमने यहीं रख लिया, जबकि माइनस 2 एक्सपोनेंट ऑफ x को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 10 इंटू साइन x। ठीक है, ना इसके अंदर अब हमें क्या करना होगा कि y अगर हम कॉमन ले लें, जो काम हम पहले करते हुए आए थे एग्जाम्पल्स के अंदर वही सब कुछ है कि d² माइनस 2d प्लस 3 ऐसे ही रहा, राइट हैंड साइड पे 2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 10 इंटू साइन x, ये भी ऐसे ही रहा। क्या करना है आपने कि फॉर yc के लिए हम क्या करते हैं कि d² माइनस 2d प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी अब आपको सिंपली इसके रूट इवैल्यूएट करना है, रूट इवैल्यूएट करके जो है वो आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से अगर देखें तो ये हो जाएगा d² माइनस 3d प्लस d प्लस 3 इक्वल टू 0 इफ़ वी टेक d एज अ कॉमन, तो सो d माइनस 3 विल रिमेन। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो इसकी नहीं हो रही, इसके जो है वो रूट हम निकालते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, सेम हम जो है वो इक्वेशंस में आपके पास इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर हम आए तो d² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। d के साथ जो कोफिशिएंट है वो -2 है, तो हमने -2 लिख दिया, और 3 जो है वो आपके पास यहाँ है। तो आपके पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं 1 प्लस 1.41 आयोटा, यानी यहाँ पे जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी। d जो रूट आपके पास आ रहे हैं 1 प्लस माइनस 1.4142 आयोटा, कुछ ही आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर ये है। तो बहरहाल yc आप सिंपली लिख सकते हैं, yc हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 1 प्लस माइनस 1.4142 आयोटा इंटू x, इफ़ x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी कैन सी के राइट हैंड साइड पे या वैसे भी डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो ये आपके पास जो है अच्छा, मैंने कैलकुलेटर में क्योंकि सिर्फ प्लस वाला दिखाया, कॉम्प्लेक्स में हम हमेशा दिन में के पेयर में आते हैं, मैं अगर इक्वल का बटन प्रेस करता तो माइनस वाला भी आ जाता वो। तो बहरहाल ये आपके पास जो है वो रूट आए और हमने रूट के मुताबिक जो है वो वाई सी ये लिख लिया। थर्ड केस था आपके पास वाई सी के लिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग वाई सी में थर्ड केस था आपके पास, जिसके मुताबिक मैंने ये वाई सी लिखा है। तो बहरहाल फॉर वर्किंग फॉर वाई पी की वर्किंग के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ऑपरेटर है ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड करके लिख लेंगे। तो वाई पी कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 अप्लाइज ऑन 2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 10 इंटू साइन एक्स। ना जिस तरह से हमने इंटीग्रल, जैसे मैंने बताया था इंटीग्रल दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो गया था, इसी तरीके से ये इंटीग्रल पार्ट जो भी है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब बेसिकली इंटीग्रल ही है। तो ये इंटीग्रल पार्ट जो है वो आपके पास ये यहाँ पे दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर ही निकाल दें आप, 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x, ये इस पर अप्लाई हो गया। प्लस इसी तरीके से 10 कांस्टेंट है, 10 को लिखने की मतलब हमें उसके इंटीग्रल पार्ट के ऊपर या डिनोमिनेटर में जो डी ऑपरेटर आ रहा है इसके ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा हमने इसको ऐसे ही लिख दिया और ये आपके पास कुछ सिनेरियो आ गया। तो अब देखें एक्सपोनेंट का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ डी रिप्लेस कर दें 1 से, यानी डी को आप जो है वो 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखें आंसर क्या बनेगा, अगर डी की जगह मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये आपके पास आएगा 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 2d 1 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा, और माइनस 2d यानी 2 इंटू 1 यानी ये आपके पास 2 ही रहेगा, 4 माइनस 2 यानी कि टोटल आंसर जो है वो डिनोमिनेटर में आफ्टर रिप्लेसमेंट 2 आएगा। तो 2 आने के बाद इसका मतलब ये है कि हम जो है वो यहाँ पर इस 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, एक्सपोनेंट अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 ऐसे ही रहा। इसमें रिप्लेसमेंट क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो लिहाजा डी स्क्वायर तो रिप्लेस हो सकता है, डी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिप्लेसमेंट में डी स्क्वायर रिप्लेस होता था बाय माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एंगल तो 1 है, तो माइनस 1 स्क्वायर का मतलब माइनस 1 से रिप्लेस होगा। अगेन यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि जहन में रखिएगा, अक्सर कन्फ्यूजन ये रहती है कि माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से ही फाइनल आंसर जो है वो प्लस में लिख देते हैं, जबकि जहन में रखिएगा मैं हमेशा कहता हूँ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स यानी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर जो है वो हम हमेशा करेंगे। तो डी स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 2d प्लस 3 विल रिमेन एट इट्स पोजीशन। नाउ हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे। यहाँ पे तो एक्सपोनेंट ऑफ x रह गया खाली, यानी ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ये वाला पार्ट, ये वाली टर्म जो भी वाई पी की थी ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। जबकि इसके अंदर जो है वो आपके पास अब कुछ इस तरह बन गया है कि आप लिख सकते हैं यानी +3 -1 ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 2d साइन एक्स। ना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन के लिए हमें डी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे तो डी आ गया, तो डी आने का मतलब ये है कि हमें डी स्क्वायर बनाना है। बनाने के लिए हमने क्या किया था कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया था, यानी 2 माइनस 2d का कॉन्जुगेट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2d, और ये मल्टीप्लाई करा दिया और 2 प्लस 2d से ही हमने डिवाइड करा दिया ताकि डी स्क्वायर कुछ आपके पास बन जाए। तो न्यूमरेटर में आपके पास बहरहाल बन जाएगा ये 10 इंटू 2 प्लस 2d, डिनोमिनेटर में बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज़ कर लूँ तो a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा ये 4 माइनस बी स्क्वायर यानी 2d इंटू ये 2d का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर। तो साइन x ये अपनी पोजीशन पे रहा। नाउ डी स्क्वायर हम जानते हैं कि वो इक्वल है -1 के, वही सब कुछ रिप्लेसमेंट है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर होगा। तो -1 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -1 इंटू -4 प्लस 4, 4 एंड 4 ये हो जाएगा 8, यानी टोटल इसका आंसर जो है वो आपके पास 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो यही आंसर जो है वो हम लिखते हैं, ये आपका वाई पी अभी कंटिन्यू है। तो बहरहाल नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि वाई पी इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ x अपनी जगह वैसे ही रहा प्लस 10, आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल मर्ज़ी है, 2 प्लस 2d ऐसे ही रहने दें फ़िलहाल। डिवाइड में आपके पास 8 बन गया टोटल, दैट विल अप्लाइज ऑन साइन x। तो यहाँ जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर लें, कैंसिलेशन आपके पास कुछ ये हो गई है। यहाँ पे अगर 2 कॉमन भी ले लेते तो हमारे पास कुछ कैंसिलेशन यहाँ 2 आ जाता और यहाँ 1 प्लस डी आ जाता, ठीक है, यानी ये आ जाएगा टोटल 5 इंटू 1 प्लस डी डिवाइड में 2 आ जाएगा और दैट विल अप्लाइज ऑन साइन x,
ठीक है। साइन एक्स पे अप्लाई होने का मतलब क्या है कि आप साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स ही रहेगा, जबकि साइन एक्स जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी का मतलब डेरिवेटिव, डी मीन्स डेरिवेटिव था, 1/d मीन्स जैसे हम कह रहे थे इंटीग्रल है तो डी मीन्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर दैट कि इस इंटीग्रल पार्ट के अंदर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करते, सिंस कांस्टेंट जितने भी आने थे वो आपके वाई सी के अंदर आ गए। फ़िलहाल हमारी एग्जाम्पल में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखी हमने, वरना अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते तो इसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते वो आपके पास शो हो जाते हैं, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 1x अगर मैं सेपरेट कर लूँ और एक्सपोनेंट ऑफ 4142 आयोटा एक्स को सेपरेट कर लूँ और उसको फिर एक्सपेंड कर दूँ, जो हम पहले देख चुके हैं तमाम चीज़ों को कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स वाले केस के अंदर किस तरह से एक्सपेंशन होगी। तो बहरहाल ये आपके पास वाई पी आ गया। जनरल सोल्यूशन लिखना मत भूलिएगा कि y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, एटलीस्ट दोनों को ऐड करा के आप लोग लिख सकते हैं, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कुछ इसी तरह के दो फंक्शन जो है वो कुछ ऐड हो रहे हों, ताकि हम जो है वो फर्दर उसको सॉल्व कर सकें। बहुत सिंपल मतलब है, तो अगर आप गौर करें ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि कोई फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं एडिशन के साथ। ना देखें एक एग्जांपल है, थोड़ी सी मे बी के लेंदी हो जाए सॉरी। d you have to solve this d4 यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 3, सॉरी ये x नहीं है यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे t है, तो हम t के रिस्पेक्ट से ही चलेंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 4 sin t माइनस 2 cos t। देखिए यहाँ हुआ क्या, यहाँ मैंने तीनों को ऐड करा दिया, अलजेब्राइक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। हालांकि हमने जो केसेस देखे थे उसमें तो कुछ भी हो सकता था ना, एक्सपोनेंट प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक था खाली या क्या था, लेकिन ये केस थोड़ा सा लेंदी हो गया, 3 टर्म्स इसके अंदर आ गए, 3 टर्म्स को अलग अलग सेपरेटली हम जिस रिस्पेक्ट से ये सॉल्व होगा वो देखेंगे। तो बहरहाल लेफ्ट हैंड साइड पर हम देख सकते हैं कि ये लिखा जा सकता है d⁴ प्लस d² will applies on y, that is equals to 3t² plus 4 sin t minus 2 cos t। now for yc यहाँ थोड़ा सा यूनिक वे होगा हमारा रूट इवेल्यूएट करने का। for yc d⁴ plus d² will be taken as 0, और for an auxiliary equation you can write m⁴ plus m² equal to 0, m² can be taken as common, m² plus 1 remains equals to 0. now either m² equals to 0 you can say here, or m² plus 1 equals to 0. so ये m² equals to 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये m², ये ध्यान में रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने जो कंडीशन पढ़ी थी कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे कोई m वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट होते हैं, तो यहाँ पे m इक्वल टू 0 and 0 ये 2 रूट आए हैं, ठीक है ना, 0 and 0 2 रूट इस तरह से रिपीट हुए हैं, जबकि यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। तो ज़रा सोचें कि 0 और 0 के लिए आप किस तरह से yc लिखेंगे। yc कुछ इस तरह लिखा जाएगा, a1 प्लस a2, x तो होगा नहीं, यहाँ t होगा क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पे यानी x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता तो हम जो है वो यहाँ पे x लिख देते, जबकि यहाँ t है तो t लिखेंगे, इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 0t आएगा अब ना। तो 0t का मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ 0, बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ 0 तो जो है वो 1 के इक्वल हुआ करता है। तो बहरहाल प्लस कॉम्प्लेक्स के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ प्लस माइनस आयोटा t, ये डायरेक्टली लिख लिया जाएगा। तो बहरहाल यहाँ आपके पास सिर्फ रह गया a1 प्लस a2t, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस इसको चाहें तो आप एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड किस तरह से हो जाएगा, ये a cos t प्लस b sin t,
ज़रा गौर करेंगे मैंने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ किए हैं वो अजीब व गरीब से हैं थोड़े से, कि A1 A2 यहाँ लिखा है, AB यहाँ लिखा है। मैं चाहता तो यहाँ पे A3 A4 लिख देता। मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की चॉइस तो अब आपकी अपनी है ना, कि किस तरह से आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना है। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। YC जो है वो आपके पास आ चुका है एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। सॉरी, ये सिंबल मैंने गलत बना दिया यहाँ पे। ये सिंबल फाइनल सोल्यूशन के टाइम पे बनता है, यानी इस सिंबल का मतलब होता है कि फाइनल सोल्यूशन ये है। तो बहरहाल YC आपके पास जो है वो आ चुका है। YP वैल्यूएट करते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होगा कि ये d⁴ प्लस d² राइट हैंड साइड पे चले जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो देखें ये कुछ इस तरह बनेगा। YP वर्किंग फॉर YP विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d⁴ प्लस d² दैट विल अप्लाइज ऑन ऑल 3 टर्म्स 4 sin t माइनस 2 इंटू कॉस t। तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर आप देखें कि होगा क्या कि ये पूरा पार्ट इंटीग्रल पार्ट 3t² पे अलग से सेपरेटली अप्लाई होगा, d⁴ प्लस d² ये सेपरेटली sin t पे भी अप्लाई होगा, ये सेपरेटली cos t पे भी अप्लाई होगा। तो हम एक एक करके ना इस एग्जांपल को थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। यानी अगर हम कंसीडर कर लें 1 डिवाइड बाय जो भी आंसर आएंगे बाद में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अप्लाइज ऑन 3t²। ठीक है, 3t² के लिए का मतलब ये 3 पे तो अप्लाई होना नहीं है। इसके अंदर हम क्या करें d²। अब देखें इसमें मैं कॉमन क्या लूँ। अगर मैंने d⁴ कॉमन लिया तो आप सोचिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा d², यानी इसके कैंसिलेशन कॉमन ज़बरदस्ती जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे d⁴ होगा, कैंसिलेशन करेंगे d² आ जाएगा। d² की एक्सपेंशन का मतलब ये है कि ये इंटीग्रल की एक्सपेंशन हो रही है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जबकि अगर मैं d² कॉमन ले लूँ तो यानी आपके पास चॉइस है ना, एक टर्म को 1 बनाना है बाइनोमियल के लिए, तो एक टर्म को 1 बनाने के लिए चॉइस है। तो चॉइस में d⁴ कॉमन लें या d² कॉमन लें, तो हम d² कॉमन लेंगे। d² कॉमन लेने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 टर्म, थोड़ा सा मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ कि d² को आपने कॉमन ले लिया तो इस टर्म की जगह बच जाएगा खाली 1 प्लस d² दैट विल अप्लाइज ऑन t² ओनली। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है अब के 1 प्लस d² को आप पहले सॉल्व करें t² के साथ या 1/d² को सॉल्व करें। 1/d² का क्या मतलब है, 1/d² का मतलब है डबल इंटीग्रल ऑफ t²। ठीक है ना, सिंपली एक सिंपल सी चीज़ है कि 1/d² अप्लाइज ऑन t² का मतलब क्या है, डबल इंटीग्रल ऑफ t² विद रिस्पेक्ट टू t एंड t। ठीक है, बोथ। तो पहली दफ़ा इंटीग्रल पे क्या हो जाएगा t³ डिवाइड बाई 3, सेकेंड टाइम इंटीग्रल पे क्या हो जाएगा t⁴ डिवाइड बाई 3 और 4 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले पार्ट को रिज़ॉल्व कर रहा हूँ, यानी d² को भी मैं रिज़ॉल्व करके ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि 3 तो ऐसे ही मौजूद है और 1 डिवाइड बाई 1 प्लस d² मैंने ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर, और t² को क्योंकि मैंने d² से रिज़ॉल्व कर लिया। अच्छा, ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो 1 प्लस d² पहले रिज़ॉल्व कर लें जो आंसर है, उसके बाद में 2 मरतबा इंटीग्रल ले लें। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएंगे थोड़े से 2 या 3 टर्म के होंगे और फिर उसके बाद डबल इंटीग्रल उसका लेना होगा। आंसर तो ओवरऑल आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन बहरहाल आपकी चॉइस है, जैसे चाहे आप इसको सॉल्व करें। तो मैंने इसको d² को पहले रिज़ॉल्व करा लिया इस फैक्टर को, तो इसका आंसर बन गया कुछ इस तरह से d⁴ डिवाइडेड बाय 12। ये इसका आंसर कुछ बन गया। तो जो कैंसिलेशन हो रही है वो लिख लें, और कैंसिलेशन के बाद ये जो कांस्टेंट है वो बाहर ही आ जाएगा, 1/4 तो बाहर ही आ जाएगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 1/1 प्लस d² अप्लाई होगा t⁴ पे। अब करना क्या है कि 1 प्लस d² जो है वो न्यूमरेटर में लेकर अगर हम चले जाएँ तो इसकी पावर -1 बन जाएगी, t⁴ ऐसे ही रहेगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लें, डायरेक्ट फार्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम लिखवाए हुए थे तो उसी को यूज़ करेंगे। 1 माइनस d² प्लस d⁴ माइनस d⁴ प्लस अप टिल सो ऑन दैट विल अप्लाइज ऑन t⁴। ठीक है, तो आप सोचें d² का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ t⁴, फोर्थ d⁴ का मतलब है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ t⁴, यानी 4 डेरिवेटिव t⁴ के। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ज़रा रफ में वर्किंग करते हैं। चलें, फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो जाएगा 4t³। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यानी अगर मैं 4t³ पे दोबारा से डेरिवेटिव ले लूँ तो ये हो जाएगा 12t²। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, यानी 12 कांस्टेंट है
तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 24t। फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा? फोर्थ डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 24। फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा? फिफ्थ डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब आप सिर्फ 4 डेरिवेटिव तक के इसका आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ डेरिवेटिव 0, सिक्स डेरिवेटिव 0 एंड अप टिल सो ऑन। जो हम कह रहे थे इनफाइनाइट टर्म्स, ये इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि अलजेब्राइक पे अप्लाई हो रहा है। इसके मतलब ये यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, 0 है आगे के तमाम आंसर्स। तो बहरहाल सारे आंसर लिख लेते हैं। 1/4 ऐसे ही रहा। टी पावर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टी पावर 4 ही रहेगा, माइनस टी पावर 4 डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 डेरिवेटिव। तो 2 डेरिवेटिव का आंसर ये आया था आपके पास 12t स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे 12t स्क्वायर प्लस डी पावर 4 का मतलब है ये वाला आंसर, ठीक है 24 जो है वो इसका आंसर है। आगे के आंसर तमाम 0 होंगे, तो लिहाजा आपके पास फाइनली ये आ गया 1/4 इंटू टी पावर 4 माइनस 12t स्क्वायर प्लस 24 is the answer of the first term that you had considered with this in this expression of yp. Now considering the second term, सिर्फ सेकंड टर्म तक कराऊंगा, थर्ड टर्म आप खुद ही करिएगा अपने पास। कि अगर आपके पास हो 1/d पावर 4 प्लस डी स्क्वायर दैट इज़ अप्लाइज ऑन 4 इंटू साइन टी। अच्छा वैसे भी सेकंड टर्म अगर मैंने करा दी तो थर्ड टर्म तो सेम ही आनी है वैसे भी, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है वो तो इसकी सेम ही होगी। तो बहरहाल फिर भी देख लेते हैं। तो देखें हमारे पास रिप्लेसमेंट है सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर की, यानी डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर, यानी माइनस टाइम्स 1 स्क्वायर। ओवरऑल आंसर आएगा -1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी पावर 4 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, दैट इज़ अप्लाइज ऑन, यहाँ 1 की जगह मैंने 4 लिख लिया और साइन टी ऐसे ही रहा ना। तो इसकी रिप्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का मतलब है यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी सिंपल 1। तो -1 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट आ जाएगा -1। तो ये तो डेंजरस सिचुएशन आ गई। अगेन अगर आप देखें 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 -1 साइन टी, उफ 0 का मतलब क्या है कि अब ये इस तरह से डायरेक्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, सीधी सी बात। तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो दूसरा तरीका क्या होगा कि या तो हम इसके फैक्टर बना लें, जैसे कि हमने फैक्टर अभी भी बनाए थे, यहाँ भी बनाए थे। डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, देखें क्या होता है आपके पास कि अगर मैं डी स्क्वायर कॉमन लूँ इस टर्म में, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर दैट विल अप्लाइज ऑन ओनली। अच्छा ये 4 साइन टी है, तो मैं 4 को तो न्यूमरेटर में ऐसे ही लिख रहा हूँ, साइन टी पे बेसिकली हमारी वर्किंग होगी। तो यहाँ अगर देखें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इस फैक्टर के अंदर डी स्क्वायर रिप्लेस करता हूँ तो कोई इशू नहीं है, इस फैक्टर के अंदर इशू है। तो इस फैक्टर को तो रिजॉल्व करके ख़त्म कर दें। तो ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर की जगह -1, और इस फैक्टर के अंदर हम रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज दिस फैक्टर इज़ मेकिंग 0 इन द डिनोमिनेटर। तो 0 डिनोमिनेटर में ये फैक्टर बना रहा है, तो हम इस फैक्टर को ऐसे ही छोड़ देंगे फ़िलहाल। तो ये ओवरऑल बन जाएगा -4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी स्क्वायर रह गया दैट विल अप्लाइज ऑन साइन टी। तो साइन टी का फॉर्मूला आपको याद होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, सो वील जस्ट यूज़ डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, याद करें डायरेक्ट फार्मूला पिछले केसेस के अंदर हमने पढ़ा था, जब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हमने देखा था कि हमें जो है वो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो रहा हो तो क्या करना था। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इस तरह से, देखें रिकॉल कराता हूँ। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इस केस के अंदर भी 0 हो रहा है, तो हमें क्या करना था, साइन का इंटीग्रल क्या होता है मैंने पूछा था आप लोगों से, तो आप ये आया था कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए, साइन ए एक्स का इंटीग्रल ये आएगा। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है इसलिए एक्स डिवाइड बाई 2 से आपको मल्टीप्लाई करना था, सिंपल। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला कुछ ये है। अगर कॉस होता है यहाँ पर, जैसे कि हमारी थर्ड टर्म के अंदर कॉस है अभी यहाँ पे, और आपको सिर्फ थर्ड टर्म के अंदर क्या करना होगा, यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ फार्मूला जो डायरेक्ट फार्मूला है वो कॉस वाले यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाए। कॉस होता तो क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, आप डिनोमिनेटर में 0 की वजह से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो बहरहाल ये आपके पास हो जाएगा -4, और ये टोटल आ रहा है एक्स डिवाइडेड बाई 2
इंटू माइनस कॉस, अच्छा यहाँ पे ए की जगह तो 1 है तो लिहाजा खाली x लिखेंगे, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, बस शो करने के लिए लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप -4x, बल्कि 4x भी क्यों, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी तो -2x इंटू cos x। दिस इज़ योर वाई पी फॉर द सेकेंड टर्म ओनली, ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड टर्म ऑफ वाई पी। थर्ड टर्म आप खुद से कर लीजिएगा, तीनों टर्म्स को ऐड करा के लिख कर, और फिर उसके बाद फाइनली वाई सी प्लस वाई पी एज अ जनरल सोल्यूशन लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जब हम इस तरह की कंसिडरेशन और ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो हम फाइनल सोल्यूशन लिखना भूल जाते हैं, जनरल सोल्यूशन यानी वाई सी प्लस वाई पी करना वो मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, इस लेक्चर में आज इतना ही है। इसमें हमने एडिशन के केसेस देखे थे। एडिशन के केसेस अगर आप गौर करें तो ये वही हैं जो पहले थे, जो पहले आप लोगों ने पढ़े हैं, बस वो ये बात इतनी सी है कि इंटीग्रल पार्ट जो है वो अलग अलग टर्म्स के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केसेस, यानी अगर यही फंक्शन तमाम मल्टीप्लाई हो रहे हों तो किस तरीके से हमें वर्किंग करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।